प्रार्थना का पेट बहुत जोर से दुख रहा था, इसीलिए वह किंजल के कहने पर हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में चेकअप कराने के बाद उसे पता चलता है कि वह तो प्रेग्नेंट है। उसके पेट में गौतम का बच्चा है और यह बात जानने के बाद उसके पाँव तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो बस ये चाहती थी कि सारी बातें गौतम को पता ना चले, लेकिन अचानक से प्रार्थना के हाथ से रिपोर्ट के पेपर्स उड़ जाते हैं और वो सीधे आते हैं गौतम के हाथ में और फिर गौतम बेल्ट निकाल के प्रार्थना को मारने लगता है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अनुपमा और राही से, जहाँ पे अनुपमा राही से मिलती है और देखती है कि राही कितनी ज्यादा भावुक हो चुकी है। राही कहती है कि अम्मा, अगर माँ और बच्चों में अनबन हो जाती है तो क्या माँ घर छोड़ के चली जाती है, अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है? आप मुझे मनाती, आप मुझे रोकती, लेकिन आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अनुपमा अपने कान पकड़ के कहती है कि सॉरी, लेकिन अब तो तू मिल गई है ना, मेरी बेबली मुझे वापस मिल गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी तेरे जन्मदिन के दिन। बोलो, जन्मदिन तेरा और गिफ्ट मुझे मिला, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कान्हा जी, आपने मेरी पुकार सुन ली, धन्यवाद कान्हा जी, धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अनुपमा खुशी से बावली हो जाती है। अनुपमा कहती है कि हैप्पी 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 बर्थडे राही, हैप्पी बर्थडे, तुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, भगवान तेरे रिश्ते को कैलाश पर्वत जितना मजबूत बनाए। उसी वक्त राही कहती है कि माँ, बर्थडे का गिफ्ट आपको नहीं मुझे मिला है, क्योंकि माँ से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट और क्या ही हो सकता है। अनुपमा कहती है कि मैं आठ महीने के बाद तुझे देख रही हूँ, तुझे पता नहीं है कि मैंने ये 8 महीने कितने घुट घुट के बिताए। राही कहती कि माँ, आपको नहीं पता है कि मैंने ये 8 महीने कैसे बिताए। अनुपमा कहती है कि इन 8 महीने में हर एक पल उसने राही को ही याद किया है। साथ ही अनुपमा हाथ जोड़ के राही से माफी मांगती है कि जो मुझसे गलती हुई उसे तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता। उसी वक्त राही कहती है कि नहीं माँ, तुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है, हालांकि उस दिन मैंने तुझे बहुत कुछ कह दिया कि आर्यन की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सोचा, जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, वो तो आर्यन ही था जो कि ड्रग्स का लत्ती बन गया था। तूने तो सिर्फ उसे 1 दिन का समय दिया था, तुझे कहाँ पता था कि 1 दिन बाद वो इस दुनिया में ही नहीं बचेगा। और वैसे भी जीने और मरने का हक हमारे हाथ में नहीं होता, कान्हा जी के हाथ में होता है। और यह बातें सुन के अनुपमा के दिल का भार उतरने लगता है। जो बोझ लेके इतने समय से घूम रही थी, सिर्फ कुछ ही मिनटों की बातों से वह बोझ उतर गया। अनुपमा राही को जोर से गले लगाती है और कहती कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, मुझे मेरी बेटी मिल गई, मुझे इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसी वक्त राही अनुपमा को जोर से धक्का देती है, जिससे कि अनुपमा एक पेड़ पे टकरा जाती है। राही कहती है कि आप दिन में सपना देखना बंद कीजिए माँ, मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकता। अगर आपको पूरा ही प्लॉट समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही राही और अनुपमा मिले थे, उसी वक्त अनुपमा एक सपनों की दुनिया में खो गई थी, जहाँ पर वो राही से मिली और राही ने उसे माफ कर दिया। लेकिन असलियत में राही ने अनुपमा को धक्का दे दिया और कहा है कि आप मेरी जिंदगी में कभी भी लौट कर मत आना। राही कहती है कि माँ, आप खुली आंखों से सपना देखना बंद कीजिए। अगर मेरा कड़ा आपके हाथ में गलती से लग गया है तो इसे कोई इशारा मत समझिएगा। इस कड़ा को आप जब भी देखेंगे ना तो आपको यही याद आएगा कि आपने अपने हाथों से आपकी और मेरी, हम दोनों की ही जिंदगी बर्बाद कर दी है। अनुपमा कहती है कि राही, आज तेरा बर्थडे है और तेरे बर्थडे के दिन मैंने तुझे देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। राही कहती है जितना आप मुझे देख के खुश है ना, उससे 2 गुना ज्यादा मैं आपको देखकर दुखी हूँ, क्योंकि पहले तो आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी और आज तो मेरा बर्थडे भी खराब कर दिया। इस बार भी कान्हा जी ने सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनी। शायद आपने मांगा होगा कि आपको एक बार मुझसे मिलना है तो भगवान ने आपको मिलवा दिया, लेकिन मैंने पिछले 8 महीने से हर दिन यही मांगा था कि मैं आपसे कभी भी ना मिलूं, मैं आपका चेहरा फिर कभी भी ना देखूं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आपके कुकर्मों की सजा मुझे मिल रही थी। इतने लोगों के ताने नफरत झेल झेल कर मैं मर रही थी। आप तो अपना काम करके वहाँ से भाग गई, लेकिन पूरा ही इल्जाम मेरे सर पर आ गया। मेरे को सभी लोग एक कातिल की बेटी समझने लगे। मेरे रिश्ते, मेरे सपने सब कुछ चूर चूर हो गए। आज मुझे खुशियों का थोड़ा सा मौका मिला था, लेकिन वहाँ पर भी आप आ गई। आज पहली बार मुंबई आके मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद की सांस ले पा रही हूँ, खुद की जिंदगी जीने वाली हूँ, लेकिन आप तो यहाँ पर भी मेरा दोष बनकर आ गई। आपसे शायद मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती ना, इसलिए जब भी मेरी जिंदगी में खुशियाँ आती है आप उसी वक्त टूट पड़ती है, एक पनौती बनकर। आपने जो किया ना, मुझे लगा था कि इसके बाद आप चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगी, लेकिन आप तो हंसी खुशी से मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। अनुपमा कहती कि बेबली, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं किस तरीके से जी रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। राही कहती कि आप नहीं जानती मैं किस तरीके से जी रही हूँ। हर दिन मैं नफरत का घुट पी रही हूँ, आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। आपने सिर्फ आर्यन की जान नहीं ली है, आपने मेरी खुशियों का भी मर्डर किया है। सब लोग सही कहते हैं कि खूनी है आप, खूनी। राही अपने आप को ही मारने लगती है और कहती है कि क्यों 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 आपने ऐसा क्यों किया, आखिर आपने ऐसा किया क्यों? अनुपमा राही को रोकती है और कहती है कि राही मुझे मार ले, लेकिन अपने आप को चोट मत पहुंचा, ऐसा मत कर राही, ऐसा मत कर। और इस वक्त तक अनुपमा की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये दोनों ही माँ बेटी मिलकर बीच सड़क पे नदियों की तरह आंसू बहा रही होती है और अगले ही पल हम किंजल और प्रार्थना को देखते हैं। यह दोनों बहुत ही ज्यादा
डरे हुए थे। उसी वक्त प्रार्थना को चक्कर आने लगते हैं तो किंजल प्रार्थना को पकड़ती है और साइड में बिठा देती है। किंजल कहती है कि प्रार्थना तू ठीक तो है ना, तो ग्लूकोज पीना है। प्रार्थना कहती है कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ दीदी। प्रार्थना किंजल को बताती है कि वो भयानक रात जिस दिन वो भागकर शाह हाउस आई थी, उस दिन गौतम ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। यह बात सुन के किंजल शॉक हो जाती क्योंकि आज से पहले प्रार्थना ने कभी भी इस बारे में जिक्र नहीं किया। फिर प्रार्थना एक बड़ा खुलासा करते हुए कहती है कि यह प्रेगनेंसी उसी का नतीजा है। हुआ कुछ यूं था कि जैसे ही प्रार्थना की तबीयत खराब हुई वैसे ही किंजल ने उसे राय दी कि वो एक बार डॉक्टर के पास चले जाए और सारे ही चेकअप करवा ले। जिसे ही प्रार्थना चेकअप करवाती है डॉक्टर्स प्रार्थना को बताते हैं कि वह प्रेग्नेंट है। किंजल कहती है कि प्रार्थना अभी डॉक्टर्स ने कंफर्म नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है ना कि प्रेगनेंसी के हाई चांसेस हैं। प्रार्थना कहती है हाँ, लेकिन अगर प्रेगनेंसी निकल गई तो आप ही बताइए आखिर कौन राक्षस के बच्चे की माँ बनना चाहता है। हर लड़की माँ बनना चाहती है लेकिन कोई भी एक राक्षस के बच्चे की माँ तो नहीं बनना चाहती। कोई भी लड़की जबरदस्ती माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरे साथ तो जबरदस्ती करी थी। काश अनु आंटी अगर आज यहाँ पर होती तो मुझे सही गलत समझा पाती, लेकिन मुझे तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में करूँ तो करूँ क्या। किंजल प्रार्थना को शांत रहने को कहती है और कहती है कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी पहले डॉक्टर्स की कंफर्म रिपोर्ट तो आने दो, फिर हम समझते हैं कि हमें आगे करना क्या है। प्रार्थना हाथ जोड़ के किंजल को कहती है कि आप प्लीज इसके बारे में घर में गौतम को या फिर किसी को भी कुछ भी मत बताना प्लीज। उसी वक्त हम देखते हैं कि प्रार्थना का ध्यान नहीं होता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट में से एक कागज उड़ के सीधे गौतम की कार पे चिपक जाता है। गौतम यहाँ पे प्रार्थना पे नजर रखने आया होता है और वो हर दिन प्रार्थना पे नजर रखता है बिना प्रार्थना को पता लगे, और फिर गौतम उस रिपोर्ट को पढ़ लेता है। राही अनुपमा को कहती है कि आप जानना चाहती है ना क्या हुआ, तो जानिए अब पापा द ग्रेट पराग कोठारी नहीं रहे। जिस कंपनी को बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिया, 8 महीने से उन्होंने अपनी कंपनी की शक्ल तक नहीं देखी है। पापा उम्मीद से पहले बूढ़े हो गए, माँ हद से ज्यादा कड़वी हो गई और परी की जिंदगी उदासी से भरी हो गई। प्रेम अपने सपनों को मार के बिजनेस संभाल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके चलते, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। आप देख रही है आपके सिर्फ एक गलत फैसले ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसी वक्त वहाँ पर प्रेम आने लगता है, जिससे कि राही हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए अनुपमा को कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। अनुपमा कहती है कि मैं एक बार प्रेम को देख लूं, लेकिन राही मानती नहीं है और उसी वक्त वहाँ पर प्रेम आ जाता है। प्रेम राही से कहता है कि राही तुम रो क्यों रही हो। राही पीछे पलट के देखती है तो अनुपमा वहाँ पर नहीं होती, लेकिन अनुपमा अभी भी छुप छुप के प्रेम और राही को देख रही होती है। अनुपमा एक बच्चे को 2 फूल देती है और कहती है कि जाओ और इन दोनों को देकर आओ, और अनुपमा वापस से छुप जाती है। वो बच्चा इन दोनों को फूल देता है और राही समझ जाती है कि यह फूल उसकी अनुमा ने ही उसे दिया है, इसलिए जैसे ही वो टैक्सी में बैठ के जा रही होती है उसी वक्त वो फूल भी गिरा देती है। अनुपमा इस वक्त तक रो रो कर पागल हो रही थी। राही और प्रेम के जाने के बाद अनुपमा उन दोनों ही फूल को उठाती है और अपने सीने से लगाने लगती है। कान्हा जी ने अनुपमा की इच्छा तो पूरी कर दी थी, क्योंकि अनुपमा ने इच्छा में सिर्फ यह मांगा था कि वह एक बार राही को देख ले, लेकिन इनका रिश्ता अभी भी कड़वाहट से भरा हुआ है। तो मैं मिठास की सुगंध की जगह कड़वाहट की बू आ रही है। इन माँ बेटी का रिश्ता अब पहले की तरह नहीं रहा, इनकी जिंदगियां बदल गई है, इनकी जिंदगी का मकसद बदल गया है, लेकिन क्या पता किस्मत इन्हें वापस से मिलाना चाहती हो। और इसी नोट के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि क्या अनुपमा वापस से शाह परिवार में लौट कर जाएगी, क्या अनुपमा का वापस से कोठारी परिवार से आमना सामना होगा। अब यह तुम्हें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।